हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक हियर। आज से हम हमारे चैनल पर रीट एग्ज़ाम होने वाला है आपका 23-24 जुलाई को। ठीक है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके पुराने रीट एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे आपका टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं, जैसे एक तो रीट वाला एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसके अलावा एक होता है एच टेट, हरियाणा टेट। ठीक है, एक इसी तरह का एक और एग्ज़ाम होता है यूपी टेट। तो ये जो पुराने एग्ज़ाम होते हैं इनमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो पुराने टेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, उनको हम यहाँ पे हमारे चैनल पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है हमारा हिंदी विषय। ठीक है, तो हिंदी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हिंदी के हम जो भी पेपर अवेलेबल होंगे उनके क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा आप। इसके बाद एक एक सब्जेक्ट करेंगे। पहले हिंदी सब्जेक्ट लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो रीट 2017 वाला पेपर है ये। ठीक है, रीट 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका पेपर है। देखिएगा इसको। इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है कि मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था। ठीक है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, अशुद्धि के बारे में पूछा है। ठीक है, वाक्य क्या है मेरा यहाँ पे, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था। पहला ऑप्शन है अव्यय संबंधी अशुद्धि, दूसरा है क्रिया संबंधी, तीसरा है लिंग प्रयोग संबंधी, चौथा है वचन संबंधी अशुद्धि। अब देखिए यहाँ पे अवयव, अगर मैं देखूँ अव्यय कौन सा है यहाँ पे, अगर केवल होना चाहिए यहाँ पर अव्यय। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप क्रिया देखोगे यहाँ पे, तो क्रिया क्या है यहाँ पे, कौन सी क्रिया हो रही है, आना या फिर आया था। ठीक है, लिंग प्रयोग यहाँ पे कौन सा कारक है, ये कर्ता, ये रहा मैं। ठीक है, ये कौन सा ये क्या है आपका कर्ता, मैं क्या है आपका कर्ता। और वचन, वचन कौन सा है, एक जन आ रहा है। ठीक है, तो आया था। ठीक है, ये वचन संबंधी हो गया। तो इसने पूछा है कि अशुद्धि कौन सी है, तो यहाँ पर जो है देखिए, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, मैं केवल, या फिर यहाँ पे ये केवल नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल आपका हटा देना चाहिए। तो ये सही शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं इसीलिए यहाँ आया था। ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ आया था, ये क्या होगा आपका शुद्ध वाक्य होगा। तो अपन ने क्या, किसको हटाया, केवल को, जो कि क्या था अव्यय। तो यानी कि इसमें कौन सी अशुद्धि पाई जाएगी, आपके अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। ठीक है, अब ये शब्द जो है आपका घोर, ये घोर शब्द थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो चार ऑप्शन देखिए, जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, और जीवन और साहित्य में कैसा संबंध है, परस्पर संबंध है। ठीक है, देखिए दो शब्द है यहाँ पे, एक तो जीवन और साहित्य। ठीक है, अब देखिए जीवन और साहित्य, जीवन तो आप जानते ही हो क्या होता है। ठीक है, अपन जो भी अपना जीवन काटते हैं, जीवन जीते हैं, वही जीवन है। और साहित्य अपने हिंदी विषय में, हिंदी भाषा में जो साहित्य होते हैं, जैसे किसी के जीवन या जीवनी के ऊपर या कोई साहित्य लिखा गया है। ठीक है, जैसे महाभारत काव्य आपका, तो वो सब लिखे गए हैं, वो सब किस में आते हैं, आपके साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें शब्द, इसी शब्द का है सारा खेल। ये घोर, ये घोर शब्द की जगह क्या होना चाहिए, या तो निकट हो, या घनिष्ठ हो, या पास हो, या परस्पर हो। अब पास और परस्पर थोड़े से आपके कैसे शब्द हो जाते हैं, तत्सम शब्द हो जाते, तद्भव शब्द हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद निकट, निकट भी लगभग उसका यही मतलब है। लेकिन इन चारों शब्दों में से घनिष्ठ शब्द जो है आपका सबसे थोड़ा हिंदी की दृष्टि से ठीक लग रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका इसमें 32 वाले में, सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये वाला शुद्ध रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। एक बार वापस देखिएगा, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, यानी कि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। तो आशय की लोकोक्ति कौन सी होगी। फर्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा, सेकंड है ऊंची दुकान फीके पकवान, थर्ड है एक अनार 100 बीमार, और चौथा है आधा तीतर और आधा बटेर। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, या तो ऊँट के मुंह में जीरा या एक अनार 100 बीमार, ये थोड़े से रिलेवेंट लग रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से एक सही होना चाहिए। ठीक है, अब ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब क्या है कि आपको जितनी आवश्यकता है,
ठीक है, जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में आपको बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, और एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या है कि आपके पास चीज़ तो एक ही है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, यानी कि किसकी बात कर रहा है, मांग की अधिकता की। ठीक है, और यहाँ पे ये मांग के बारे में बात नहीं कर रहा, ये तो अपने पास अवेलेबल ही कम है। ठीक है, और यहाँ मांग की बात इसमें होगी, एक अनार 100 बीमार में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा सही आंसर, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है इसने, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन है, कुछ भी अवसर न देना, कुछ भी अवसर न होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। ठीक है, जैसे आप कभी कोचिंग वगैरह हम जाते हो कोचिंग करने, तो जब एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाती है, कोर्स पूरा नहीं हो पाता, तो बोलते हैं हम कि सर ने क्या काट दी, घास काट दी, सर ने घास काट दी। तो घास काट दी का मतलब वहाँ बेच में घास ला के घास थोड़ी ना काटी होगी। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया, आपका सिलेबस जो था टाइम पे कंप्लीट कराने के लिए, या फिर जो भी उनकी कारण रहे होंगे, उस चक्कर में सर ने क्या किया, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, और जल्दी जल्दी पढ़ा दिया तो आपने बोल दिया कि सर ने क्या काट दी, घास काट दी। तो इसका अर्थ क्या होगा, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना। ठीक है, कौन सा काम, आपका सिलेबस पूरा करवाने का काम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, विद्वान सब जगह क्या जाता है, पूजा जाता है, वाक्य में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, वाक्य में क्या प्रस्तुत हुआ है ये इसने यहाँ पे पूछा है। ठीक, अब इसने दिए हैं 4 ऑप्शन, इसने दिए हैं 4 ऑप्शन, जिसमें पहला है आपका कि ये कौन मतलब क्या चीज़ प्रस्तुत हुई है इसमें, या तो सर्वनाम प्रस्तुत हुआ है आपका, या संज्ञा, या विशेषण, या क्रिया विशेषण। इन चारों में से क्या चीज़ प्रस्तुत हुई है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना आप, जिन शब्दों से, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है, ठीक है, क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट होती है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर। ठीक है, तो विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसमें जो आपका सब जगह दे रखा है ना, तो शब्द से पूजा जाने की क्रिया के स्थान पर संबंधी विशेषता प्रकट हो रही है। ठीक है, यानी कि पूजा तो जा रहा है लेकिन कौन सी जगह, यानी कि सभी जगह पूजा जा रहा है, और इसमें क्रिया क्या है हमारी, पूजना, यानी कि उसको क्या किया जा रहा है, पूजा जा रहा है, और कौन सी जगह पूजा जा रहा है, सब जगह। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा विशेषण हो गया, विशेषण तो है लेकिन विशेषण में भी कौन सा, क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, यानी कि कौन सा है जो उद्बोधन विधि का प्रकार नहीं है। ठीक है, उद्बोधन विधि जो है आपकी हिंदी, मतलब ये भाषा की ही एक विधि है, भाषा शिक्षण की विधि है। ठीक है, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, भेद या फिर प्रकार या उपभेद जो होते हैं आपके, इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है, दृश्य विधान, अभिनय और कहानी। दृश्य विधान होता है और कहानी होती है और एक अभिनय होता है। ये ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का पूछ लेता है वो। तो उद्बोधन विधि में कौन कौन सी आ जाती है, उद्बोधन विधि, इसके कौन कौन से प्रकार या भेद हैं, इसके भेद या उपभेद जो भी आप कहो। एक तो है दृश्य विधान, दृश्य विधान, दूसरा है कहानी, और तीसरा है अभिनय। ये तीनों क्या हैं, इसके उपभेद हैं। बाकी जो अनुवाद है आपका, इसका उपभेद नहीं होगा। उसके बाद देखिए, तो नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही आंसर। 37 देखिए, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती। ठीक है, व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप में कौन सी विधि में नहीं दी जाती है। ठीक, देखिए अब स्वतंत्र रूप में नहीं दी जाती, यानी कि जैसे आगमन विधि, आगमन विधि आप जानते ही हो। आगमन विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उदाहरण के आधार पर नियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसके हिसाब से व्याकरण का शिक्षण करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निगमन विधि, निगमन विधि में पहले नियम दे देते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण आ जाते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि,
पाठ पढ़ाने के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान देते हैं अपन, तो क्या आ जाती है पाठ्य पुस्तक विधि। लेकिन भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है आपका, इसमें व्याकरण शिक्षा का ज्ञान स्वतंत्र रूप से नहीं दिया जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाषा संसर्ग विधि जो होती है आपकी उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले लेखकों की क्या पढ़ाई जाती है, कृतियाँ पढ़ाई जाती है। ठीक है, क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि है ना छात्र भाषा का सही रूप में ज्ञान प्राप्त करें। ठीक है, और ये विधि क्या है, अपने आप में पूर्ण नहीं है, यानी कि एक तरह से आपका रचनात्मक बोध, ठीक है, रचनात्मक बोध बढ़ाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि व्याकरण संबंधी इसमें ध्यान नहीं दिया जाता। तो भाषा संसर्ग विधि जो है आपकी पूर्ण भी नहीं है, खुद में स्वयं में भी पूर्ण नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38वां क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है। एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, BS ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCEM उपागम, इसको थोड़ा ऐसा लिख लो, RCEM उपागम, और एक है मॉरिसन उपागम। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि BS ब्लूम ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन आयाम दिया था, उसको बोलते हैं हम मूल्यांकन उपागम बोलते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है आपका, बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का क्या करना होता है, मापन करना होता है। ठीक है, इसमें तीन चरणों को बताया था। ठीक है, जिसमें मूल्यांकन उपागम, जिसे क्या कहा जाता है अपन मूल्यांकन उपागम के पद भी कहते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन उपागम कुल मिला के आप ये ध्यान रखो कि नवीन आयाम कौन सा दिया था आपका, मूल्यांकन उपागम दिया था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। 39 देखिए, 39 में पूछा इसने विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। ठीक है, 2 होती है आपकी, ये लगभग सेम होती है। एक तो होती है संश्लेषणात्मक विधि, और दूसरी होती है इसी की अपोजिट विश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषण और विश्लेषण। संश्लेषण तो जैसे मान लो एक छोटा सा पार्ट है, उसको बना के और क्या करा, बड़ा पार्ट बनाया। और विश्लेषण क्या होता है, कोई बड़ा पार्ट था, उसमें से छोटे छोटे पार्ट अपन ने उठा लिए, यानी कि बड़े से छोटा तो क्या होता है विश्लेषण, और छोटे से बड़ा क्या होता है आपका संश्लेषण। तो विश्लेषण का मतलब क्या होगा, बड़े से छोटा। अब देखो, शब्द से वर्ण, शब्द क्या होता है आपका, बड़ा होता है, जैसे संश्लेषणात्मक, तो ये पूरा क्या हो गया आपका, एक शब्द हो गया। ठीक है, और इसमें से मैं एक वर्ण उठाऊं, क वर्ण, तो ये क क्या होगा आपका, एक वर्ण होगा, यानी कि ये मैंने क्या किया, विश्लेषण किया। उसके बाद अगर वर्ण से शब्द लूं, जैसे वर्ण, जैसे आपका मान लो अ शब्द ले लिया मैंने, सॉरी अवर्ण ले लिया, अवर्ण से मैंने क्या शब्द बनाया, आम शब्द बना दिया, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका संश्लेषण। शब्द से वाक्य, ये भी संश्लेषण है, वाक्य से पैराग्राफ, ये भी संश्लेषण है, ये भी संश्लेषण है। तो विश्लेषण कौन सा हो जाएगा आपका 39 में फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 का मानक रूप। तो 31 ये तो आप सब जानते हो, 31 31 पढ़ेंगे नहीं, 31 नहीं पढ़ेंगे, 31 भी नहीं पढ़ेंगे, 31 भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 31 ये आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर होगा 41। ठीक है, 41 में देखिए, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। ठीक है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान आपका कौन से स्तर पर हो जाना चाहिए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, पहला ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर। क्यों? क्योंकि अगर प्राथमिक स्तर पर आपका उसको वर्तनी का ज्ञान होगा, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों से वर्तनी की संबंधी जो होगी अशुद्धियाँ नहीं होगी। वर्तनी यानी कि वही मात्रा वगैरह, खड़ी पाई, कोमा, ये सब चीज़ें, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर उसका ज्ञान हो जाएगा, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर वो इसका उपयोग करेगा, तो उसको क्या होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया आपका 41 नंबर वाला क्वेश्चन। इसके बाद आ जाओ 42 वाले पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 में क्या पूछा है इसने कि भाषिक सामग्री कौन सी है। तो भाषिक सामग्री का मतलब है कि
भाषागत सामग्री, ठीक है। तो भाषागत सामग्री में मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली और मूल विषय वस्तु और प्रत्यय, यानी कि मूल जिसमें मूल विषय वस्तु भी हो प्रत्यय भी हो, दोनों हो, तो वो कौन सी होगी आपकी भाषिक सामग्री में आएगी। तो 42 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वाला। 43 पे आ जाओ। बुलेटिन बोर्ड कैसी सामग्री है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य और कोमल सामग्री, ठीक है। तो 43 में क्या आएगा, दृश्य सामग्री, बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। अब बुलेटिन बोर्ड चिक चिक के तो बोलेगा नहीं, तो श्रव्य सामग्री होगी नहीं। दृश्य श्रव्य जैसे आपका टीवी वगैरह जो होता है आपका दृश्य श्रव्य हो जाएगा। और कोमल सामग्री, ये तो मैंने पहली बार पढ़ा है, कोमल सामग्री जैसी तो कोई सामग्री नहीं होती। कोमल सामग्री क्या लोगे आप टीचिंग में, मैंने तो नहीं पढ़ा ऐसा कभी, ठीक है। देखो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में इसने दिया है कि अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा होगा, ठीक है। यानी कि अधिक विश्वसनीय कौन सा होगा, शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण और प्रमापीकृत परीक्षण, ठीक है। तो ये चारों आपके परीक्षण के प्रकार हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सा होगा विश्वसनीय, आपका प्रमापीकृत जो होगा परीक्षण सबसे विश्वसनीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विधि से बनाया जाने वाला परीक्षण होता है आपका प्रमापीकृत परीक्षण, ठीक है। इसमें इसकी क्या होती है, वैधता, विश्वसनीयता और गुण होते हैं इसमें, वस्तुनिष्ठता, ये सभी गुण होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, अधिक विश्वसनीय परीक्षण हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या आएगा, CCE में व्यापकता का आश्रय निम्नांकित में से नहीं। ये नहीं शब्द पे ज़्यादा ध्यान देना आप, ठीक है। अगर नहीं पे ध्यान नहीं दोगे ना तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या सही लगा के आ जाओगे आप। जैसे मैंने पढ़ा CCE में व्यापकता का आश्रय निम्नांकित में से है, अब मैंने है पढ़ लिया, पहला देखा विषयों की व्यापकता, लगाया राइट, चलो आगे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं है दिया है। तो विषयों की व्यापकता से है, उपकरणों की व्यापकता से है, दायरे की व्यापकता पता नहीं है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, प्रश्नों की व्यापकता, तो दायरे की व्यापकता भी है और जबकि प्रश्नों की व्यापकता नहीं होगी, ठीक है। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसको अपन बोलते हैं CCE, बच्चों के विकास के समस्त क्षेत्रों का एक होता है आकलन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि सभी विधि और उपकरणों के माध्यम से क्या किया जाता है, बच्चों का आकलन किया जाता है, ठीक है। और इसमें प्रश्नों की व्यापकता से कोई आश्रय नहीं होता CCE में, कि अपन मूल्यांकन बच्चों का कर रहे हैं या प्रश्नों का कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों का कर रहे हैं ना, तो इसमें प्रश्नों की व्यापकता से कोई वो नहीं निकलेगा, मतलब, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, नहीं है के लिए चौथा वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है, ठीक है। कैसा हो गया, और डिप्रेस्ड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है। जब उसने क्या किया, रीट का पेपर दिया, ठीक है, और रीट का पेपर रद्द हो गया। अभी हाई कोर्ट LDC का एग्ज़ाम हुआ था, वो रद्द हो गया, तो कैसा हो गया, आत्मविश्वास खो बैठा, डिप्रेशन में चला गया। तो एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार कैसे करेंगे, ठीक है। शिक्षक हो आप, तो आपको बताना है कि आप कैसे उपचार करोगे। पहला है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देकर, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। तो आप खुद सोच के देखो, दंड देने से तो कुछ होने जाना नहीं है, ठीक है। दंड देने से तो वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। परिवार को सूचना दोगे, परिवार वाले और मारेंगे और ताने मारेंगे, ठीक है, तो वो भी कोई सही उपाय नहीं होगा। उसके बाद मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर, ये कुछ कुछ कंडीशन में सही लग रहा है, ठीक है। किसी का नहीं, सभी का लगभग हो ही जाता है मूड सही मित्रों के साथ घूमने से। लेकिन अगर मान लो वो खुद को असमर्थ समझ रहा है और वो मित्रों के पास चला गया, तो मित्र उससे बोलेंगे अरे यार तेरे तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, पेपर रद्द हो गया, ये नंबर कम आए, तो और ज़्यादा डिप्रेस कर देंगे। तो ये नहीं करना अपन को। तो अपन को क्या करना है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदान करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 46 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका सही होगा। उसके बाद आ जाओ 47 यानी कि 47 नंबर पर, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, ठीक है। इसने पूछा है कि इन चारों में से 4 प्रकार दिए हैं प्रश्नों के। देखो आप ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा है, आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है कि आपका उसमें व्याख्यात्मक नहीं होना चाहिए क्वेश्चन,
यानी कि उसको थ्योरी टाइप में कुछ नहीं लिखना, उसको बस टिक मार्क करना है, ठीक है। तो व्याख्यात्मक तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद विश्लेषणात्मक, विश्लेषण का मतलब क्या है उसके बारे में और व्याख्या करना, बताना उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो ये भी नहीं होगा। आलोचनात्मक यानी कि किसी कथन के नेगेशन में कुछ बोलना, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होंगे आपके मिलान प्रश्न होंगे, ठीक है। मिलान प्रश्न यानी जैसे ए बी सी डी, आजकल आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिल जाएगा, तो फिर 4 ऑप्शन देता है वो आपको, ठीक है। तो मिलान वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। अपन जो ये एग्ज़ाम देते हैं ना, रीट का एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, ये सभी इसमें जितने भी क्वेश्चनों के प्रकार होते हैं, जैसे कथन कारण वाले हो गए, ये मिलान वाले हो गए, ये सभी किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं। और जो अपन वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं अपने, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं, वो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं आपके लघुतरात्मक, अति लघुरात्मक और निबंधात्मक टाइप के, वो आपके वस्तुनिष्ठ नहीं होते, ठीक है। वो थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ नहीं होते बस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। 48 देखिए, मौन पठन का लाभ क्या है, यानी कि मन में पढ़ना। तो उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का क्या होता है, संवर्धन यानी कि विकास होता है, एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो मौन पठन का लाभ क्या हो जाएगा आपका, स्वाध्याय की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी आप में, विकसित हो जाएगी, यानी कि खुद पढ़ने लगोगे आप, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मौन पठन का। और इससे क्या होगा, मौन पठन से आप जाकर लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो। क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी में आपको कोई चीख चीख के तो पढ़ने देगा नहीं, ठीक है। देखो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अब फिर देखिएगा यहाँ पर इसने नहीं शब्द डाला है। अब अगर मैं इसे पढ़ लूँ कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, पहला देखूंगा वैधता, चलो ठीक है, राइट हो जाएगा, गलत। तो नहीं शब्द पे ध्यान देना है कि नहीं है, ठीक है। आजकल वो नहीं शब्द से काफ़ी नेगेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये नेगेशन वाले क्वेश्चन बोलते हैं इसे, ठीक है, नेगेशन वाले। तो 49 में देखिए नहीं है पूछा है ना, तो वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, आत्मनिष्ठता नहीं होती और व्यापकता होती है, ठीक है। तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका इसका सही आंसर होगा। अब इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है, ठीक है। इसके अलावा विभेदकारिता और व्यवहारिकता भी होती है। विभेदकारिता लिख लो आप चाहो तो, विभेदकारिता ये भी होती है। इसके अलावा विभेदकारिता के अलावा स्पष्टता और व्यवहारिकता, स्पष्टता और व्यवहारिकता ये 3 तो होते ही है जो इसने दिए हैं। वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है। उसके अलावा विभेदकारिता होती है, स्पष्टता होती है और व्यवहारिकता भी होती है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 या 50। रचना शिक्षण का उद्देश्य है। रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा आपका, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, व्याकरण सम्मत कार्य करना, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, ये आ जाएगा। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या हो गया आपका, साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, किसको, बच्चों को। देखो अब आपके लिए छोटा सा एक निर्देश है, प्रश्न संख्या 51 से 55 के लिए। तो इसमें दिया है निर्देश, प्रश्न संख्या 51 से 55 निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर क्या देना है आपका, प्रश्नों को उत्तर देना है। स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप कैसे बनना चाहते हो, स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर, ठीक है। आत्मनिर्भर बनना है आपको, इसीलिए कोचिंग की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे जॉब लगना है, ठीक है। तो ये कैसी कुंजी है सफलता की, सफल होना है आपको। स्वावलंबी व्यक्ति जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति तिरस्कार का क्या बनता है, पात्र बनता है। निरंतर निरादर और तिरस्कार पाता हुआ वह अपने आप में हीन भावना से ग्रसित होने लगता है। आया था हीन भावना का एक क्वेश्चन, ये रहा 46 नंबर वाला। जीवन का यह तथ्य व्यक्ति के जीवन पर ही नहीं वरन जातीय व राष्ट्र पर भी लागू होता है, यानी कि ये आपके यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल मतलब पूरे राष्ट्र पर भी लागू होता है। यही कारण है कि स्वाधीनता संघर्ष के दौरान गांधी जी ने देशवासियों में जातीय गौरव का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का क्या दिया था, संदेश दिया था।
यानी कि आप स्वावलंबी बनिए, अपने आजीविका खुद चलाइए। चरखा आंदोलन और दांडी कूच, इसी दिशा में गांधी जी के बड़े प्रभावी कदम सिद्ध हुए। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति, जाति, समाज अथवा राष्ट्र उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर वो स्वावलंबन पर चलेगा तभी व्यक्ति जाति में, समाज में और राष्ट्र को क्या करेगा, उत्कर्ष यानी कि आगे की ओर बढ़ाएगा। देखिए 51 क्वेश्चन में तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? व्यंजन, विसर्ग, यण या गुण, चारों में से कौन सी संधि है इसमें? तो देखो तिरस्कार का एक बार संधि विच्छेद कर लेते हैं। तिरस्कार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तिरह प्लस या धन कार। अब इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी है, दिख ही गया होगा आपको कि विसर्ग आ रहा है, विसर्ग का योग हो रहा है, तो क्या होगी? विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विसर्ग के बाद, ये विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है? क वर्ण, क वर्ण आ रहा है। तो क वर्ण आने के कारण क्या होता है, ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? आपका स में परिवर्तित हो जाता है, आधे स में परिवर्तित हो जाता है। तो कैसे चेंज होगा देखना, ती र प्लस आधा स और प्लस विसर्ग का क्या हो गया? लोप और कार, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ती र आधा स और कार, तिरस्कार बन गया ये शब्द। तो कौन सी संधि हो गई आपकी? विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52वां। इसमें पूछा है इसने कि हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, हीन भावना, ये हीन भावना से काफ़ी क्वेश्चन आया है, यहाँ पे भी हीन भावना शब्द था ये आपके। तो हीन भावना में देखिए, इसका अगर अपन समास विग्रह करें तो हीन भावना का समास विग्रह क्या होगा? देखो हीन भावना का समास विग्रह, हीन है जो भावना, हीन है जो भावना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हीन भावना। अब देखो कर्मधारय समास है इसमें, क्यों है? क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है आपका? विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य और इसके अलावा उपमान उपमेय। विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय, ये दोनों संबंध, इस तरीके के संबंध जहाँ पर होते हैं वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है आपका? कर्मधारय समास। तो कौन सा समास होगा यहाँ पर? कर्मधारय समास होगा। उत्कर्ष का सही विलोम, उत्कर्ष कोचिंग भी है आपका, ठीक है, तो उत्कर्ष का सही विलोम क्या होता है आपका? अपकर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। इसके बाद आ जाओ 54, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश कौन सा होगा? स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य, जो हर प्रकार से क्या हो? आत्मनिर्भर, और बिना संकोच बोलने वाला। अभी अपन ने बात की थी स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर, तो क्या आ जाएगा 54 में? तीसरा ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। इनमें से विदेशी शब्द बताइए, ये टॉपिक भी है आपका, देशी विदेशी शब्द, ठीक है। तो राष्ट्र, निरंतर, व्यक्ति और दौरान, ठीक है। दौरान जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है, ये जो दौरान शब्द है कौन सी भाषा का है? अरबी का, ठीक है। आपका अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? चक्कर, दारा या जमाना, ठीक है। तो ये है, तो दौरान क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 56 से 60, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं, ठीक है। आज विज्ञान के युग में प्रदूषण की समस्या से रिलेटेड अपना एक टॉपिक और है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसको अपन बोल देते हैं वैश्विक उष्णता, वैश्विक उष्णता, ठीक है, की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। उद्योगों के विस्तार के साथ साथ प्रदूषण भी और अधिक बढ़ा है। धरती का वायुमंडल इतना विषैला हो गया है कि किसी भीड़ भरे चौराहे पर सांस लेने में क्या होती है? दिक्कत महसूस होती है। प्रकृति में जब तक संतुलन बना हुआ था तब तक जल और वायु दोनों ही क्या थे? शुद्ध थे। उपयोगितावाद के हाथों प्रकृति साधनों का अंधाधुंध दोहन हुआ है। परिणाम स्वरूप वातावरण में निरंतर क्या बढ़ा है? प्रदूषण बढ़ा। आज स्थिति यह हो गई है कि न केवल हवा बल्कि जल स्रोत भी क्या हो चुके हैं? दूषित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अब तो ध्वनि प्रदूषण के भी दुष्परिणाम
आने लगे हैं। यदि हम अब भी नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। ये तो था आपका पैराग्राफ। अब इससे संबंधित प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है, यानी कि कौन सा शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग में नहीं आता। ठीक है, तो विनाश पुल्लिंग है, वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हो आप। या जैसे अधिक बाढ़ के कारण वहाँ पे विनाश हो गया था। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग होता तो थी आना चाहिए था, तो था। वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, अब ये थी शब्द आएगा ना, तो इसको थोड़ा सा स्टॉप कीजिए। वहाँ का वातावरण बहुत स्वच्छ था। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंग। उसके परिणाम काफ़ी अच्छे आए थे, तो ये भी क्या होगा, पुल्लिंग। तो कौन सा होगा आपका, मतलब पुल्लिंग से असंगत कौन सा हो जाएगा, स्थिति। तो सही ऑप्शन सेकंड वाला। 57वां देखिए, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है जो आपका अव्यय शब्द है, उसका क्या हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में वचन अथवा लिंग नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आलसी, आलसी तो बदल जाएगा। जैसे यह शहर आलसियों का शहर है, तो आलसियों बहुवचन बदल गया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद लिपि, संविधान के अनुच्छेद में, मतलब संविधान में खूब सारी लिपियों का, अपने भारत देश में काफ़ी सारी लिपियां हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद दीवार, तो दीवार भी बहुवचन बन जाएगा इसका भी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जबकि जल, जल होगा आपका सही आंसर, क्योंकि जल को कभी नहीं बोलते कि मेरे पास खूब सारे जलों हैं, जल ही बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा समुद्र, सागर, नदी ये बोल देते हैं, लेकिन जल के लिए सिर्फ जल शब्द का ही किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ वाला। 58 में आ जाइए। उपयोगितावाद शब्द का सही अर्थ बताओ। वह सिद्धांत जिसमें किसी वस्तु की उपयोगिता बताई जाए। मौलिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म उपयोग में लाने का भाव। ठीक है, उपयोगितावाद शब्द आया था अभी आपके इसमें पैराग्राफ में, तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा 58 में, 58 में होगा थर्ड वाला, थर्ड वाला। अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित साधन धर्म, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कैसे किया जाए। ठीक है, पृथ्वी के संसाधनों का अधिक से अधिक उपभोग अधिक से अधिक लोगों के लिए कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो जाएगा आपका उपयोगितावाद। 59 में देखिए, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है। अब आएंगे, ठीक है, नहीं संभले, अभी नहीं संभले, यानी कि कौन सा आ गया आपका, वर्तमान। और आएंगे, आएंगे कब आएंगे, भविष्य में आएंगे। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल नहीं होगा, वर्तमान नहीं होगा, वर्तमान नहीं होगा, संभाव्य भविष्य यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों है देखिए, सभी चौराहों, चौराहों को इसने अंडरलाइन किया है, पर बहुत भीड़ रहती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताओ। 4 मंजिल का भवन, ये तो नहीं होगा। वह स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो सकता है। चारों तरफ देखने वाला, ये नहीं होगा। एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हों। अब देखना, इसने एक खेल किया क्या, कि ये लिखता है या तो चौराहा, इसने लिखा है यहाँ पे चौराहों, तो ये तो क्या था आपका एक वचन, और ये क्या है आपका बहुवचन। ठीक है, अगर आप चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते तो आप यही वाला लगा के आ जाते, वही स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके लिए शब्द क्या होना चाहिए था आपका, चौराहा होना चाहिए था। जबकि यहाँ इसने क्या दिया है, चौराहों, चौराहों, यानी कि एक से अधिक स्थान जहाँ क्या मिलते हो, 4 रास्ते, 4 रास्ते तो मिल रहे हैं, लेकिन वो कैसे स्थान है, एक से अधिक, यानी कि बहुवचन। तो कौन सा ऑप्शन सही था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 सही था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रीट 2017 फरवरी वाला एग्ज़ाम क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ।